नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश की भर्ती यानी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी ग्लोबल टेक ग्रुप की एक क्विक रिवीजन बुक है उत्तर प्रदेश स्पेशल की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसे आप लोग ले सकते हैं। वैसे ये बुक आपकी सभी भर्तियों में काम आएगी। यूपी की जितनी भी वैकेंसीज हैं ज़्यादातर उनमें अब यूपी स्पेशल पूछा जाता है, चाहे वो यूपीपीएससी की भर्तियाँ हों या यूपी की भर्तियाँ हों। और इसमें आप लोगों को उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं जनजातियों से संबंधित तथ्यों का विस्तृत जो प्रस्तुतिकरण है वो दिया गया है, ये आपको मिलेगा। यूपी का करंट अफेयर, यूपी का इतिहास, यूपी का भूगोल, सारा सब कुछ इस पुस्तक में कवर किया गया। काफ़ी अच्छी पुस्तक है। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ग्लोबल टेक ग्रुप की ये बुक आप मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इसी तरीके से यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हो रहा है इसी महीने, उसके लिए भी ग्लोबल टेक ग्रुप की बुक्स आती हैं। ये पुस्तक भी काफ़ी अच्छी, जिससे आप लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट है और प्रैक्टिस सेट के लिए ही अब केवल समय भी बचा है। ये देख सकते हैं पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी प्रकार के प्रश्नों का समावेश किया गया है। यहाँ पर संभावित प्रश्न भी है। इस पुस्तक की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। सबसे पहली सूचना है देशव्यापी रोजगार अधिकार अभियान के तहत अगस्त क्रांति पर युवा समाज सुपर रिच की संपत्ति पर समुचित टैक्स, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की गारंटी, देश में खाली 1 करोड़ पदों पर तत्काल भर्ती और हर व्यक्ति के लिए सम्मानजनक जिंदगी सुनिश्चित करने जैसे सवालों पर युवा मंच व सहयोगियों द्वारा संचालित देशव्यापी रोजगार अधिकार अभियान के तहत अगस्त क्रांति के ऐतिहासिक मौके पर पत्थर गिरजाघर में युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उक्त जानकारी देते हुए युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने बताया कि इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन भी प्रशासन को सौंपा जाएगा, जिसमें प्रदेश में 6 लाख रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती, शिक्षा सेवा चयन आयोग को बिना देरी में कामकाजी बनाने, प्रस्तावित एलटीजीआईसी भर्ती 2 चरण में आयोजित करने संबंधी बदलाव न करने और टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 2022 में 25,000 पदों को शामिल कर असिस्टेंट प्रोफेसर समेत अन्य लंबित भर्तियों को समयबद्ध पूरा करने, प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन समेत अन्य विभागों में रिक्त पदों पर तत्काल विज्ञापन जारी करने और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और उम्र सीमा में छूट जैसे सवालों को हल करने की मांग प्रदेश सरकार से की जाएगी। पेपर लीक साइबर गैंग पर शिक्षा माफियाओं के खिलाफ सीएम योगी ने कड़ी कार्रवाई की है और आज बहुत सारी इस तरीके की सूचनाएं हैं। लिखा है राजीव नयन व सुभाष प्रकाश की 1.02 करोड़ की संपत्तियां जब्त और इनका जो नाम है वो सिपाही भर्ती आरओ में आया था। और वहीं पर एक और कार्रवाई हुई है। भर्ती परीक्षाओं में साइबर गैंग संचालित करने वाला रेलकर्मी गिरफ्तार हो गया है। रुपए लेकर के एसएससी समेत अन्य भर्ती परीक्षाओं में साल भर बैठाने वाले गैंग का संचालक रेलकर्मी मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रयागराज में ही सिग्नल एंड टेलीकॉम विभाग में टेक्नीशियन के पद पर तैनात आरोपी अपने एक साथी के साथ मिलकर की परीक्षाओं में धांधली करवाता था। वहीं पर बेसिक में जो फर्जी शिक्षक दूसरे की मार्कशीट से जो नौकरी कर रहे हैं या पहले कभी परीक्षा में कोई धांधली की है और उनकी नियुक्ति हो चुकी है, चाहे फर्जी टीईटी का मामला हो, चाहे वो फर्जी परीक्षा पास करने का मामला हो, इस तरीके के बहुत सारे मामलों की जांच हो रही है उत्तर प्रदेश में और कई लोग पकड़े भी गए। अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले चित्रकूट में बहुत सारे लोग पकड़े गए थे। इसी तरीके से ये एक नया मामला है। मामला महाराजगंज का है, लेकिन जिले के बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े की आशंका को लेकर के एसटीएफ ने 2 शिक्षकों का डिटेल मांगा है। परतावल ब्लॉक के 2 विद्यालयों में तैनात थे ये शिक्षक टीईटी और बीटीसी की फर्जी डिग्रियों के आधार पर नौकरी कर रहे हैं। आगे लिखा है कि जिला बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी शिक्षकों की समस्या पहले भी सामने आ चुकी है। अब तक 42 फर्जी शिक्षकों को पकड़ा जा चुका है, जिनमें से कुछ दूसरों के नाम पर नौकरी कर रहे थे जबकि कुछ के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए थे और हाल ही में 2 और शिक्षकों का नाम इस संदर्भ में सामने आया है। वहीं पर प्राथमिक की जो नई भर्ती है उसको लेकर के कल कुछ विद्यार्थी निदेशक बेसिक से मिले थे, उसको लेकर के भी सूचना यहाँ पर दी गई है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए मंगलवार को बेसिक के निदेशक प्रताप सिंह बघेल से डीएलएड प्रशिक्षुओं ने मुलाकात की है। युवाओं ने उनको खाली पदों की जानकारी, पीएबी की रिपोर्ट और ज्ञापन दिया। डीएलएड प्रशिक्षु संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीतेश पांडे ने बताया कि निदेशक ने इस पर काम करने का आश्वासन दिया है। मुलाकात में हरिओम सिंह आदि उपस्थित थे। बात बेसिक की हो रही है तो इसकी एक और सूचना है। लिखा आउट ऑफ स्कूल बच्चों को पढ़ाएंगे सेवानिवृत्त शिक्षक। परिषदीय विद्यालयों में आउट ऑफ स्कूल बच्चों को नियमित स्कूल लाने व पढ़ाने के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों को रखा जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग शारदा कार्यक्रम के तहत इन शिक्षकों को मानदेय पर रखेगा। जिस क्षेत्र में 5 या उससे अधिक बच्चे आउट ऑफ स्कूल होंगे उस क्षेत्र के परिषदीय स्कूलों में सेवानिवृत्त शिक्षक अस्थायी रूप से तैनात किए जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग आउट ऑफ स्कूल न आने वाले बच्चों पर फोकस होकर के काम कर रहा है, क्योंकि बच्चों की जो संख्या वो लगातार कम हो रही है और इसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन नियमित शिक्षक ऐसे बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। इसे देखते हुए अब विभाग ने इनके लिए विशेष रूप से सेवानिवृत्त शिक्षकों को मानदेय पर रखने का निर्णय लिया है, जो कि ऐसे बच्चों को 9 माह की विशेष पढ़ाई करा करके दक्ष बनाएंगी। महानिदेशक स्कूली शिक्षा कंचन वर्मा ने सभी बीएसए को पत्र भेज करके ऐसे स्कूलों को चिन्हित करने और इनके लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों की चयन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। ठीक है, अच्छी बात है, कोई इसमें बुराई नहीं है। ये नियमित शिक्षक नहीं है, तो अगर आप सोचें नहीं सरकार इस तरीके की संविदा भर्ती करे, नहीं, ये केवल बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए है और ये
जो है आउट ऑफ स्कूल के जो बच्चे हैं उनको लाने के लिए है मुख्य धारा में। हर चीज़ की आलोचना नहीं होनी चाहिए। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक भर्ती है खंड शिक्षा अधिकारी। लिखा है कि समकक्ष अर्हता में फंसी है खंड शिक्षा अधिकारी, और मैंने बताया भी था कि मामला फंसा हुआ है अभी। बेसिक शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारियों की भर्ती समकक्ष अर्हता के विवाद में फंसी हुई है। शिक्षा निदेशालय की ओर से 2022-23 रिक्त पदों का आवेदन भेजा गया। 2022 में 33 पदों का रिक्त पदों का आवेदन भेजा गया था। उसके बाद से 2 साल में 76 और पद रिक्त हो चुके हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विज्ञापन जारी करने से पहले बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से समकक्ष अर्हता का मामला हल करने को कहा है, और ये जो समकक्ष अर्हता का जो मामला है ये बेसिक का जो विभाग है वो तय करेगा। नीचे यहाँ पर लिखा है बेसिक शिक्षा विभाग ने उच्च शिक्षा विभाग से इस संबंध में परामर्श मांगा है। समकक्ष अर्हता की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही नई भर्ती शुरू होगी। लोक सेवा आयोग ने अपने कैलेंडर में भी समकक्ष अर्हता का निर्धारण होने के बाद ही खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती करने की बात लिखी थी। इससे पहले आयोग ने 13 दिसंबर 2019 को खंड शिक्षा अधिकारी के 309 पदों की जो भर्ती की प्रक्रिया है वो शुरू। परिषदीय विद्यालयों में जो स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही थी उस पर फिर से एक बार रोक लग गई है, उसको लेकर के भी यहाँ पर सूचना दी गई है। लेकिन कोर्ट ने इस मामले में बेसिक शिक्षा सचिव प्रयागराज से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। न्यायमूर्ति एस सिंह व न्यायमूर्ति डी रमेश की खंडपीठ ने नीरजा और 50 अन्य अध्यापकों की याचिका पर यह आदेश दिया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के भी सूचना है। शिक्षा सेवा चयन आयोग में होगी प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती। 55 अस्थायी पदों का भी सृजन। प्रदेश में हाल ही में गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक प्रशासनिक अधिकारी की भी तैनाती की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके साथ ही समूह गा के, ये मैंने आपको बताया था कि अभी कर्मचारियों की नियुक्तियां होनी है समूह गा के, और चूंकि उसमें जो बहुत सारे संविदा कर्मी थे उनको निकाल दिया गया जिनकी संख्या लगभग 32 या 35 थी। नीचे लिखा है कि इनको 28 फरवरी 2025 के लिए अब रखा जाएगा तक के लिए। और उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी की ओर से जारी सूचना के अनुसार 4 प्रधान सहायक, 8 वरिष्ठ सहायक, 24 कनिष्ठ सहायक, 1 वैयक्तिक सहायक, 17 आशुलिपिक रखे जाएंगे। इसमें कुछ पद सीधी भर्ती के तो कुछ प्रोन्नति से भरे जाएंगे। इसी क्रम में आउटसोर्सिंग के माध्यम से 30 कंप्यूटर सहायक, 21 वाहन चालक और 50 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी यानी कि चौकीदार, माली व सुरक्षा कर्मी रखे जाएंगे। इनको सेवा प्रदाता के माध्यम से लिया जाएगा। तो भर्ती की प्रक्रिया नहीं, केवल शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। वास्तव में काफी तेजी से काम हो रहा है। और अभी आपकी जो भर्ती या परीक्षाओं का जो मामला है उसके लिए आप लोगों को बहुत इंतजार करना पड़ेगा। और अभी तो इन कर्मचारियों की नियुक्ति होंगी और इन नियुक्तियों में कम से कम 2 महीने का समय लगेगा। और आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। देखिए वो मामला तो वही है कि अभी बहुत सारे कर्मचारियों की नियुक्तियां होनी है। अभी चेयरमैन भी नहीं है, डिप्टी सचिव भी नहीं है, कंप्यूटर सहायक नहीं है, और साथ में बजट भी तो चाहिए। बिना पैसे के कैसे कुछ होगा। तो लिखा नई गाइडलाइन से कराई जाएंगी परीक्षाएं लंबित अध्यापक भर्ती की। जो अब टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं होंगी वो भी नई नियमावली के तहत होंगी। जो मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही थी कि जो पेपर है वो 4 सेट में बनेगा, 4 एजेंसियां होंगी, अलग अलग जो एजेंसियां होंगी उनकी जिम्मेदारी तय होगी, और परीक्षा केंद्र वो केवल सरकारी या अनुदानित विद्यालयों को ही बनाया जाएगा। जो बड़े शहर हैं उन्हीं के आसपास और दूसरे जिलों में सेंटर जाएगा। बहुत सारी बातें कही गई थी। तो उस आधार पर अब भर्तियां होंगी, परीक्षाएं होंगी, उसको लेकर के यहाँ पर सूचना दी गई है। साथ में बजट को लेकर के भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। लिखा है अशासकीय महाविद्यालयों और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में वर्षों से लंबित शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं भी शासन की ओर से जारी नई गाइडलाइन के अनुरूप कराई जाएंगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जरूरी प्रक्रिया शुरू कर दी है। अलग से बजट का इंतजाम किया जा रहा है। नए दिशा निर्देश के तहत प्रश्न पत्र अब 2 प्रिंटिंग प्रेस में छपवाने होंगे। परीक्षा केंद्रों की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से होगी। इसके लिए अलग से कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक हाजिरी ली जाएगी और आइरिस कैप्चरिंग, यानी अब बायोमेट्रिक पहले जो है टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और लोक सेवा आयोग, ये दोनों भर्ती बोर्ड थे। यहाँ पर बायोमेट्रिक नहीं हुआ करता था, केवल यूपी SSSC में होता था, एसएससी वगैरह में, लेकिन अब यहाँ पर भी होगा। लिखा प्रश्न पत्रों की को भी कई स्तरीय सुरक्षा वाले बॉक्सों में रखवाया जाएगा। परीक्षार्थियों की संख्या 5 लाख से अधिक होने पर परीक्षा कई पालियों में होगी और इसी तरीके से अन्य कई व्यवस्थाएं करनी होगी, जिसके लिए अतिरिक्त बजट की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए अभी से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं और शासन को पत्र भी भेजा गया। शिक्षा सेवा चयन, आप लोगों ने वीडियो को नहीं लाइक किया होगा, और जिसने लाइक किया है वो लोग कमेंट में बताए। जो 2 साल से लंबित है इनमें अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती शामिल है। सूत्रों का कहना है कि गैर वेतन मद में आयोग को बजट आवंटित किया है। अगली जो सूचना लोक सेवा आयोग की है, लिखा है होम्योपैथी आवासीय चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा में पूछे जाएंगे 150। इसको तो मैंने कल ही वीडियो बनाया था। लोक सेवा आयोग ने एक नोटिस जारी की थी, 2023 की भर्ती है, और इसमें बताया था कि 30 क्वेश्चन जीएस के आएंगे, 120 प्रश्न जो है वो आपके सब्जेक्ट के रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की, और इसकी जो स्क्रीनिंग परीक्षा है वो 25 अगस्त को होगी। आईआरटी की काउंसलिंग जारी है और पहले दिन 114 को प्रवेश मिला है। राज्य विश्वविद्यालय की सूचना है, लिखा है राज्य विश्वविद्यालय के कॉलेजों में सीटों से कम अभ्यर्थी सीधे लेना होगा प्रवेश। 10,000 से अधिक सीटें और 5,789 ने ही दी है प्रवेश परीक्षा। अब सीधे प्रवेश होगा तभी सीटें भर पाएंगी।
यहाँ पर लिखा भी है कि परिणाम जारी किया जा चुका है। ऐसे में प्रवेश परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को प्रवेश दिए जाने के बाद कॉलेजों में जो सीटें रिक्त रह जाएंगी उनमें महाविद्यालयों को सीधे प्रवेश लेने होंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है कि पंजीकरण शुल्क फांसा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पास पहुंची दर्जनों शिकायतें। यूजी के लिए 15,000 अभ्यर्थी जमा करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन फीस, और एडीसी और ईश्वर सना ने जारी कर दिया है कट ऑफ। पीजी के 16 पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश के लिए कट ऑफ जारी कर दिया गया है। लिखा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क जमा करने में अभ्यर्थियों को कई तरीके की दिक्कतें हो रही हैं। इस बाबत प्रवेश समिति के पास दर्जनों शिकायतें पहुंची। मंगलवार तक 14,828 अभ्यर्थी पंजीकरण शुल्क जमा कर चुके हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के बारे में जानकारी दी गई है कि सबसे ज्यादा जो परीक्षा केंद्र हैं वो बनाए गए हैं लखनऊ में और वाराणसी में। पहले प्रयागराज में बनाए जाते थे, लेकिन यहाँ के लोग धांधली बहुत करते थे सबसे ज्यादा। चाहे पेपर लीक वाला मामला हो, चाहे वो परीक्षा केंद्रों पे नकल करवाने वाली बात हो। जैसे लेखपाल में देखा था आप लोगों ने, नैनी वगैरह में बहुत ज्यादा धांधली होने लगी थी, इसलिए यहाँ पर अब जो शासन प्रशासन वो बचने लगा है ज्यादा परीक्षा करवाने से। लिखा है कि सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा का आयोजन 67 जिलों के 1174 केंद्रों पर होगा। पहले परीक्षा केंद्रों की संख्या 1161 थी, इनमें 13 केंद्रों का इजाफा किया गया है। सर्वाधिक 81 परीक्षा केंद्र लखनऊ में बनाए गए हैं। दूसरे स्थान पर वाराणसी है, जहां पर 80 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बता दें कि परीक्षा 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त को रोजाना 2 पालियों में होगी। सूत्रों के मुताबिक बड़े शहरों में सबसे ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। भर्ती बोर्ड परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रहा है। रेलवे कर्मचारी के बारे में और भी जानकारियां दी गई हैं। साल भर गैंग का सरगना रेलकर्मी धनिक लाल गिरफ्तार, 100 जगह बैठा चुका है साल भर। अगली जो सूचना वो ओलंपिक की है कुछ, जैसे यहाँ पर नीरज चोपड़ा के बारे में दिया है कि 89.34 कैरियर की दूसरी श्रेष्ठ थ्रो के साथ फाइनल में नीरज पहुंच गए हैं, और पाकिस्तान के अरशद नदीम भी फाइनल में है और उम्मीद है कि पदक मिले। लिखा कि 3 वर्ष पूर्व नीरज टोक्यो में भी 86.65 मीटर की पहली थ्रो के साथ में फाइनल पहुंचे थे, और अब उन्होंने यहाँ पहली ही थ्रो में 89.34 मीटर का भाला फेंकते हुए फाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं पर विनेश फोगाट से भी उम्मीदें हैं। ये देखिए लिखा है 82 मुकाबलों से अजय जापानी सुसाकी को किया नतमस्तक। विनेश फोगाट ने वह कर दिखाया जो अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई पहलवान नहीं कर पाया। जापान की यूई सुसाकी बिना हारे 82 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले जीत चुकी थी। नया भार वर्ग होने के बावजूद विनेश ने असंभव को संभव कर दिया। 50 भार वर्ग के अंतिम 16 के इस मुकाबले में उन्होंने जबरदस्त रक्षण का प्रदर्शन करते हुए सुसाकी के मशहूर पैरों पर आक्रमण को सफल नहीं होने दिया, और उन्होंने अंतिम 5 सेकंड में पलटवार करते हुए सुसाकी के पैरों पर आक्रमण कर दिया। सुसाकी ने बचाव किया, लेकिन वह मैट के पैरों को जमा नहीं सकी, और अंत में 2 अंक विनेश के खाते में चले गए। और अंत में जो विश्व विजेता थी जापान की खिलाड़ी, उसको विनेश ने हरा दिया 3-2 से। सीएम योगी ने कहा कि अब हर राज्य में खुलेगा एक विश्वविद्यालय। लिखा सीएम योगी ने दिए निर्देश, कहा एक जिला एक विश्वविद्यालय का बनाए लक्ष्य। उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति बनाने और आकांक्षात्मक जिलों के लिए विशेष प्रावधान के दिए निर्देश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। याद रखिएगा, जरूर किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाएगा। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। अगली सूचना और अंतिम सूचना बांग्लादेश की है। लिखा हसीना के जाने के बाद भी जल रहा है बांग्लादेश। भारत की चिंताएं बढ़ी, बांग्लादेश की पीएम आवास में लूटपाट, ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे हैं छात्र, 500 कैदियों को भगा दिया गया है। और यहाँ पर इन 3 स्टूडेंट्स लीडर्स ने शेख हसीना की सरकार गिराई है। छात्र आंदोलन ही था जिसकी वजह से वहां की सरकार भंग हुई और संसद भंग कर दी गई है। अंतिम सरकार की राय साफ, यूनुस बनेंगे सलाहकार। और नीचे लिखा हुआ है कि खालिदा जिया भी रिहा कर दी गई हैं। पूरे देश में अफरा तफरी मची हुई है, और यहाँ पर हम तय करेंगे सरकार, ये आंदोलन के सूत्रधार छात्र नेता नाहिद इस्लाम ने कहा है, और नाहिद इस्लाम की इसमें बड़ी भूमिका है, मैं बताता हूं। लिखा हुआ है इन 3 स्टूडेंट्स लीडर्स ने शेख हसीना की सरकार गिराई है। 45 दिन के बाद मंडे को शेख हसीना दोबारा भारत पहुंची, और इससे पहले 21 जून को जब वे भारत आई थी तब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उन्हें रेड कारपेट से वेलकम किया था। लेकिन इस बार की कहानी कुछ अलग है। हसीना भारत आई तो जरूर है, मगर पीएम पद के इस्तीफा देने के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आवास पर प्रोटेस्टर्स ने कब्जा कर लिया है। और यहाँ पर इन 3 छात्रों के नाम लिखे हैं। पहला ये नाहिद इस्लाम है, ये देखिए लिखा है कि नाहिद ढाका यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। उसने पुलिस पर आरोप लगाया कि 20 जुलाई की सुबह उसे उठा लिया गया था। हालांकि पुलिस ने इससे इनकार किया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वर्दी में कुछ लोग नाहिद को गाड़ी में बैठा रहे हैं। देखिए, आरक्षण तो एक कहा ही जा रहा है कि विद्यार्थी जो थे वो आरक्षण को समाप्त करने की मांग कर रहे थे, जो आरक्षण बढ़ा दिया गया था। खास तौर से जो 30% आरक्षण स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को दिया जा रहा था, खास तौर से उसका विरोध ये छात्र कई साल से कर रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा जो जानकारियां मिल रही हैं कि जो इतना आक्रोश आप लोग देख रहे हैं वो कहा जा रहा है कि जो शेख हसीना की जो सरकार थी उसकी दमनकारी नीति थी। जो प्रदर्शनकारी थे उनको आतंकवादी कहा गया, उनको जबरदस्ती आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई। हालांकि इसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। और वो यहाँ पर लिखा भी है कि ये जो छात्र नेता थे इनको गिरफ्तार कर लिया था पुलिस ने। इनसे जबरदस्ती वीडियो बनवाया गया और कहा गया कि आप लोग कहिए कि आंदोलन समाप्त कर दिया जाए।
और इनको पीटा गया, बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया। और ये जब ये तीनों चारों छात्र जब बाहर निकले और बाद में उन्होंने बताया कि हमसे जबरदस्ती हम पे जुल्म किया गया और ये सब चीजें हुई, तब ये आंदोलन और तेज भड़का है। वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि पुलिस ने इससे इनकार किया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वर्दी में कुछ लोग नाहिद को गाड़ी में उठा रहे हैं। नाहिद इस्लाम छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा है। उसने रविवार को बयान दिया कि आज हमने लाठी खाई है, अगर लाठी काम नहीं आई तो हम हथियार उठाने के लिए तैयार हैं। पीएम हसीना देश को सिविल वार में धकेलना चाहती हैं। अब शेख हसीना को तय करना कि वे पद से हटेंगी या पद पर बनी रहने के लिए रक्तपात का सहारा लेंगी। नीचे लिखा, नाहिद के गायब होने के 24 घंटे बाद वह एक पुल के नीचे बेहोशी की हालत में पाया गया और उसने दावा किया कि उसे तब तक लोहे के रॉड से पीटा गया जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। और यहाँ पर लिखा, 26 जुलाई को डिटेक्टिव ब्रांच ने नाहिद को हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट के दौरान दोबारा उठा लिया था और इस बार डिटेक्टिव ब्रांच ने नाहिद और उसके सहयोगी की सुरक्षा का हवाला देते हुए हिरासत में लेने की बात कही थी। नीचे लिखा, नाहिद ने दोबारा उठाए जाने के पहले एक अखबार को बताया कि 20 जुलाई को उसे सुबह 2 बजे करीब 25 से 30 लोग बेवजह बिना बताए जबरन उठा ले गए थे। हसीना की पुलिस की पिटाई से घायल नाहिद के चेहरे ने प्रोटेस्टर्स को भड़का दिया और हिंसक होकर के सड़कों पर उतर आए। वहीं पर एक और चेहरा है आसिफ महमूद का। लिखा है, आसिफ महमूद ढाका यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज स्टडीज का छात्र है। वह जून में आरक्षण के खिलाफ शुरू हुए देशव्यापी आंदोलन का हिस्सा बना और 26 जुलाई को डिटेक्टिव ब्रांच की तरफ से हिरासत में लिए गए लोगों में आसिफ भी शामिल था। उसे भी बाकी लोगों की तरह इलाज के दौरान ही हॉस्पिटल से उठा लिया गया था। तो ये जो छात्र थे जो आरक्षण का विरोध कर रहे थे, इन सभी छात्रों को उठा लिया गया था और इनको प्रताड़ित किया गया था। और जो वीडियो सरकार ने बनवाया जबरदस्ती इन लोगों से, यहाँ पर लिखा है कि वीडियो जारी करके विरोध प्रदर्शनों को वापस लेने की बात की। रिपोर्टर्स के मुताबिक पुलिस ने मारपीट करके जबरदस्ती वीडियो बनवाया था। और यहाँ पर इनके साथ में एक और छात्र था, ये देखिए लिखा हुआ सरजिस आलम और हसनत अब्दुल्ला। जहां पर आरक्षण में बांग्लादेश में देखा आपने क्या हुआ, वहीं पर अपने देश में भी आरक्षण को लेकर के बहुत ज्यादा राजनीति होती है और इस सबक सीखना चाहिए भारतीय राजनीतिक पार्टियों को। और ये आज ही की न्यूज है, जाति जनगणना और आरक्षण सीमा बढ़ाने पर कांग्रेस का जोर, आज बनाएंगे मंडल दिवस। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा, कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के अध्यक्ष मनोज यादव ने बताया कि 90वें मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू होने की वर्षगांठ 7 अगस्त है। करीब 1 लाख हस्ताक्षर युक्त जो पत्र वो राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। तो जनता के सब्र का जो है इंतजार नहीं करना चाहिए और परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। जनता कुछ बोल नहीं रही है तो आप कुछ भी खेल करते रहें। मैंने इसको लेकर के एक सर्वे भी करवाया था, आपने देखा होगा यूट्यूब कम्युनिटी में, और जिसमें लगभग 3700 वोट पड़े हैं। और जिसमें मैंने पूछा था क्या बांग्लादेश में आरक्षण विवाद भारत की आरक्षण राजनीति के लिए सबक है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। और जिसमें से 82% लोगों ने कहा कि हाँ, भारत में आरक्षण को लेकर के राजनीति ज्यादा हो रही है। तो सबक सीखे राजनीति, वोट बैंक सस्ता हथकंडे का जो सहारा है वो ना लें। चलिए कुछ वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। पश्चिम मध्य रेलवे से आवेदन मांगे गए हैं अप्रेंटिसशिप के लिए 3317 पदों पर। वेबसाइट है indianrailways.gov.in, इसकी लास्ट डेट 4 सितंबर। बिहार से वैकेंसी पीएमसीएच में 4315 पदों पर, नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द। अस्पतालों के लिए 84 पदों का सृजन। लखनऊ की बात है, यहाँ पर लिखा, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 4315 नए पदों पर नियुक्ति होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में पदों के सृजन को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही परिवहन विभाग के तहत क्षेत्रीय कार्यालयों में 102 निम्न वरीय लिपिक की नियुक्ति का भी निर्णय लिया गया है। इन पदों पर भी नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द होगी। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, ये भी बिहार की न्यूज है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को 1 वर्ष के लिए विस्तारित कर दिया गया है। लिखा है 2025 और 26 में इस योजना के तहत 12,500 युवकों को सहायता राशि दी जाएगी। इससे वे अपना रोजगार कर सकेंगे और अब तक इस योजना से 45,000 बेरोजगारों को रोजगार मिल चुका है। बैंक से जो भर्ती आई है उसके बारे में जानकारी दी गई है। 4,455 बैंक की वैकेंसी निकली है IBPS से, और जो विद्यार्थी योग्य हो वो विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। भर्ती याद रखें कि इसकी लास्ट डेट वो 21 अगस्त की है। वेबसाइट है IBPS.in, यहाँ पर आप देख सकते हैं। परीक्षा के बारे में भी जानकारी दे दी गई है कि इसकी प्रारंभिक परीक्षा 19 और 20 अक्टूबर को होगी। मुख्य परीक्षा 30 नवंबर को होगी। सारी जो चीजें पहले ही तय कर दी गई हैं। 1 घंटे की परीक्षा होगी प्री। आज से बिहार में सिपाही बहाली की परीक्षा भी है। सभी छात्रों को शुभकामनाएं। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।